मोहतरम नाजरीन, अलबलाग चैनल के बज़्म ख़वातीन प्रोग्राम में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। आज हम एक ऐसी शख्सियत से गुफ्तगू करेंगे जो अपनी फील्ड में यानी कि डेंटिस्ट्री की फील्ड में 4 गोल्ड मेडल हासिल की हैं। मैं हमना जजीला का अपने प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ और उनको बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहती हूँ आपकी कामयाबी पर। शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लगा सुन के। अच्छा हमना, हाँ, हमारे व्यूवर्स को आप बताइए, अपने बारे में बताइए, आप किस कहाँ से आती हैं, आप किस विच सिटी ऑफ कर्नाटका। मैं मैंगलुरु के एक छोटा सा गांव है बेलतंगडी करके, वहाँ से बिलोंग करती हूँ और मैंने मेरा पढ़ाई भी वहाँ से ही की है और फिर मैंने प्रोफेशनल जो 5 साल का मेरा कोर्स है उसके लिए यहाँ पे बेंगलुरु आ गई थी। तो 5 साल यहाँ पे पढ़ी। अभी यहाँ पे ही एक छोटा सा क्लिनिक है साकर नगर में, साई हेल्थ केयर करके, वहाँ पे काम कर रही हूँ। हाँ, आप हमको बताइए कि आप किस फील्ड में पढ़ी हैं, क्या पढ़ी हैं आप? मैंने डेंटिस्ट्री जो है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, उसमें मैंने पढ़ा है डेंटल। तो अभी मैं एक डेंटिस्ट हूँ और 5 साल पढ़ने के बाद अभी काम कर रही हूँ, आगे भी मास्टर्स करना चाहती हूँ। अच्छा, तो हम ना आपकी फैमिली के बारे में हमको बताइए। मेरे घर में पापा है, पापा का नाम मोस्टली सबको पता है, याकूब कोयोर नाम है उनका। तो उन्होंने एक मैथमेटिक्स लैबोरेटरी स्टार्ट किए थे, बहुत फेमस हो गया था और स्टेट में पहले लैबोरेटरी था वो। तो प्रेसिडेंट साहब से उनको एक अवार्ड भी मिला था, नेशनल बेस्ट टीचर अवार्ड 2020 में। तो और मम्मा हाउसवाइफ है। और ब्रदर है एक, तो ही जस्ट कम्प्लीटेड हिज 10th स्टैंडर्ड अभी, और उनको बहुत अच्छा मार्क्स भी मिला था, 600+ मार्क्स मिला था उनको। तो हाँ, 4 लोग हैं घर में। आपको पहले से ही मन था डेंटिस्ट बनने का या फिर आप मेडिकल की सीट में जाना चाह रही थी? हाँ जी, मुझे डॉक्टर बनना था, ये पता था मुझे। जब मैं बहुत छोटी थी तब से ये सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड MBBS सीट बाय 1 रैंक, एक रैंक से वो मिस हुआ। फिर बहुत दुख हुआ था उस टाइम। पापा ने बोला ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना, तो वॉट एवर यू आर डूइंग डू 100% इन दैट। जो भी फील्ड मिलेगा तुमको, अभी भी डॉक्टर बनने का चांस है, तो तुम बन सकते हो, लेकिन जो भी फील्ड में तुम जाओगे वहां पे तुम्हारा 100% एफर्ट दे दो और फिर यू कैन अचीव समथिंग इफ यू आर टू मच डिटरमाइंड, ऐसा। तो मैंने डेंटिस्ट्री चूज किया और अभी मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अभी आपने बताया कि आपके भाई ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो आप अपनी स्कूलिंग का एक्सपीरियंस बताइए कि किस तरह से आपने एक्सेल किया अपनी स्कूल में। मैं पहले से ही एक स्टूडेंट थी और फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत इन्वॉल्व थी, स्पोर्ट्स, कल्चरल्स, ये सब में लॉन्ग जंप, वॉलीबॉल, कबड्डी सब खेलती थी एंड फिर बहुत सारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी। पर जब भी एग्जाम्स था या कुछ एजुकेशनल रिलेटेड कुछ मैटर्स था, आई वाज वेरी फोकस्ड। मुझे टीचर्स से ऐसा डांट नहीं सुनना है, आई हैव टू बी देयर फेवरेट स्टूडेंट, ऐसा। तो बहुत पढ़ती थी, टॉप में होना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही होना है, ऐसे नहीं कि गेट इग्नोर्ड बाय द टीचर्स, ऐसा। मैं स्टूडेंट ही थी और हमेशा कंसिस्टेंट रहती थी पढ़ने में भी। कल मुझे अगर स्कूल जाना है तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या टीच करेंगे, नहीं तो मैं गुम हो जाऊंगी क्लास में, ऐसा मुझे बहुत डर लगता था पहले से भी। अच्छा, तो आपका डेंटिस्ट्री का जो एक्सपीरियंस, मतलब 5 साल आप पढ़ी, तो उसमें आपने एक्सेल किया, 4 गोल्ड मेडल्स लाई आप, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा जज्बा दिलाएं, मोटिवेट करें। मैंने 4 गोल्ड मेडल्स लिए हैं, 2 क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में। डेंटिस्ट्री का मतलब ये होता है कि हैंडवर्क या क्लिनिकल वर्क, ये इम्पोर्टेंट है। और 2 मुझे मिला है, एक पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री में और एक फिजियोबायोकेम जो मेडिकल सब्जेक्ट है। डेंटल में मेडिकल सब्जेक्ट्स भी होता है और हमारा ये डेंटल सब्जेक्ट्स भी होता है, दोनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में प्रैक्टिकल वर्क भी बहुत ज़रूरी होता है। तो 4 सब्जेक्ट्स में मिला और हमारा 5 इयर्स के बाद जब हमारा बैच वहां से बाहर निकल के आ गया, तब यूनिवर्सिटी ने रैंक लिस्ट देते हैं। तो आफ्टर 5 इयर्स ऑफ माय स्टडिंग मुझे 4 रैंक का लिस्ट मिला, उसमें मेरा नाम था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आपकी कितनी रैंक? 4 रैंक्स टोटल इन 4 सब्जेक्ट्स।
अच्छा, कौन से सब्जेक्ट्स में आप रैंक लाए? वही एक डेंटल मटेरियल्स, पब्लिक एंड डेंटिस्ट्री, प्री क्लिनिकल प्रोस्थोडोंटिक्स और एक था फिजियोबायोकेम। हम ना ये बताइए कि लोअर ग्रेड्स में जैसे 10th होता है, सेकेंड पीयू होता है, उसमें जब गोल्ड मेडल मिलता है तो पूरे साल का मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर सारे एक्टिविटीज का जायजा लेके गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो मतलब डेंटिस्ट्री में किस बेसिस पे मतलब क्या कैलकुलेट करके गोल्ड मेडल दिया जाता है? डेंटिस्ट लोअर ग्रेड्स में क्या होता है, हमारा एक एग्जाम होता है और हमको पता चलता है मतलब कितना पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक्स है ना। डेंटिस्ट्री या जो भी प्रोफेशनल कोर्स है, मेनली मेडिकल या डेंटल के बारे में मैं बात कर सकती हूँ, हमको एक फिक्स्ड सब्जेक्ट में टॉपिक्स नहीं होता है। आप गेस कर सकते हो इस टॉपिक से हमको आएगा, बट कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हमको कोई बताने वाला नहीं होता है। टीचर्स थोड़ा सा गाइड करेंगे, बट आपको ही बैठ के सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो एक मेन बात ये है। और फिर उसके बाद हमको ऐसा होता है कि 4 साल का बाद मुझे ये रैंक मिला, मतलब मैंने 4 साल कंसिस्टेंटली पढ़ाई की और अच्छा डिस्टिंक्शन आया। तो फिर बाद में मुझे 4 साल का सब्जेक्ट में मिक्स करके 4 सब्जेक्ट में मिला। तो यही होता है कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे इग्नोर करना और फिर पढ़ना कंसिस्टेंटली। और जो मेरा एक सपना था या मेरा एक डिटरमाइंड गोल था, उसको पूरा करना, सो इट्स लिटिल डिफिकल्ट। तो 10th में या पीयू में ऐसे नहीं होता है। वी विल लिव विद द पेरेंट्स, मोस्टली वी लिव विद द पेरेंट्स। फिर हमको पता चलता है कि इतना सब्जेक्ट्स है, टीचर्स विल ऑल्सो हेल्प अस अ लॉट। बट प्रोफेशनल में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा, तो आप अभी बताएं कि डिस्ट्रैक्शंस को और किस तरह से हम अपना स्टडी शेड्यूल बना रही थी आप। हाँ जी। तो हमारे व्यूअर्स को, हमारे तलबा और तालिबात को आप बताइए कि किस तरह से एक हम लोग टाइम टेबल बनाए हैं। हाँ, किस तरह स्टडी शेड्यूल बनाए हैं। तो ऐसा होता है कि बहुत सारा टॉपिक्स मेडिकल में आपको पता होगा ना, बहुत पढ़ना है, तो आप ऐसा घबरा जाते हो कि कैसे मैनेज करूँगी एंड ऑल दैट। सो आपको डिवाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बैलेंस को मेंटेन करना, जो आपका स्टडीज है या पर्सनल लाइफ है। और डिस्ट्रैक्शंस को आपको पता होना चाहिए। ओके, एंजॉयमेंट इज नेसेसरी, बट ऐसा नहीं है कि कहाँ तक यू हैव टू स्टॉप, यू शुड नो दैट। और फिर बैलेंस को कैसे रखना, मतलब एग्जाम है तो प्रायोरिटाइज योर एजुकेशन और योर करियर फर्स्ट। उसके बाद एंजॉय कर सकते हो, एग्जाम के बाद भी कर सकते हो। एंड फिर बहुत सारा ऐसा फ्रेंड्स को देखकर हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसको भी कैसे कंट्रोल करते हैं एंड ऑल। तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फर्स्ट। उसके बाद टाइम बनाओ, टाइम उसके बाद यू ट्राई टू मेंटेन कंसिस्टेंटली। मैं टाइम टेबल बनाऊंगी लेकिन उसको फॉलो नहीं करूंगी कंसिस्टेंटली, तो इट्स अ वेस्ट। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पे आप एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ। प्रायोरिटाइजिंग एजुकेशन के साथ हम एजुकेशन को भी एंजॉय करते हुए जब उसको परस्यू करेंगे तो शायद हम और एक्सेल करेंगे। फर्स्ट यू शुड लव। मुझे डॉक्टर बनना था, ये मेरा सपना था, इसलिए मैंने एंजॉय किया। अगर मुझे किसी ने फोर्स किया तो बिकम अ डॉक्टर, ऐसा तो मैं नहीं कर पाती। बहुत इतना सारा पढ़ना है और मेंटली यू शुड बी वेरी स्ट्रांग। रात भर बैठ के एग्जाम के टाइम में मुझे याद थे, हम एक घंटे भी नहीं सोते थे फाइनल एग्जाम के टाइम में। 10 मिनट का नैप लेके हम लोग चला जाते थे मॉर्निंग में। इट वाज वेरी वेरी हार्ड टाइम, स्पेशली फाइनल ईयर का एग्जाम जो होता है, 8 सब्जेक्ट्स कंटिन्यूस होता है। अच्छा, तो उसके बाद प्रैक्टिकल्स 8 सब्जेक्ट का कंटिन्यूस। उसके लिए भी वी हैव टू गो एंड सर्च पेशेंट्स, 8 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, 8 डिफरेंट डिसीजेस एंड उसके लिए पेशेंट्स। सो ये तुम्हारा कॉलेज प्रोवाइड नहीं करेगा, तो वी हैव टू गो सर्च, पे द पेशेंट समटाइम्स एंड ब्रिंग देम। तो बहुत सारा, इट्स वेरी डिफिकल्ट। दैट्स फॉर डेंटिस्ट्री। आपने अगर थियोरी में सब कुछ अच्छा किया, प्रैक्टिकल में जब आप पेशेंट के ऊपर करोगे एग्जाम में तो कुछ गड़बड़ हो गया एंड ऑल, यू विल बी फेल्ड। तो दोनों को वहां पे भी मेंटेन करना है। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। डेंटिस्ट्री इज लाइक इंजीनियरिंग, आर्टिस्ट एंड देन डॉक्टर एंड एवरीथिंग। सो हाँ, तो मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बट यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फर्स्ट।
आपकी कामयाबी बहुत बहुत खुशी की बात है, बट अभी ऐसा दौर आया कि आप कभी मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आए, हाँ, तो ऐसा बहुत प्रेशर हो गया, आप किस तरह से टैकल की उस स्ट्रेस को? फर्स्ट ईयर में ही हो गया था। मैं गई वहां से, आई वॉज अ टॉपर इन एवरीथिंग, तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, मे बी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट, बट वहां से जाके देखती हूँ 100-150 स्टूडेंट्स इन वन क्लास, टीचर को मेरा नाम भी पता नहीं है, 1 साल तक नाम भी याद नहीं रहता है, इतना सारा स्टूडेंट्स है, सब टॉपर्स है, क्योंकि टॉपर्स है इसलिए तो डॉक्टर बनते हैं ना वो लोग। सो उसके बाद बहुत डर गई थी। एनाटॉमी हमारा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है बॉडी के बारे में, वहां पे जाके डेड बॉडीज को देखना, वहां पे फेंट होने का, ऐसा बहुत लोग फेंट हो जाते हैं, तो वहां पे बहुत घबरा गई थी मैं, कैसे डील करूं इसके साथ। थोड़ा सा खून देके हम लोग इतना डर जाते हैं। फिर वहां पे जाके बहुत स्ट्रेस, और जब बोलते हैं उस सब्जेक्ट्स में हमारा बॉडी के बारे में, हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हो, अंदर नर्व्स, ब्लड वेजल्स, ये सब, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तब मुझे बहुत कम मार्क्स आया था पहले एग्जाम में। मैं नहीं इतना एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, बहुत कम आया था। आई वाज लाइक, मैं अगर बॉडी के बारे में जो सब्जेक्ट है इसमें मैं इतना कम मार्क्स मिला है तो मैं कैसे डॉक्टर बनूंगी। बहुत डिप्रेस हो गई थी, बट आई डिडंट गिव अप, दैट वाज द मेन थिंग। ठीक है, हो गया। अभी मैं either 2 things would have happened. It was my first year and first exam. I would have left there or I would have put more efforts. तो मैंने क्या किया, उस सब्जेक्ट को I studied it so much कि नेक्स्ट एग्जाम में सेम सब्जेक्ट में मुझे क्लास में हाईएस्ट आया था। अच्छा। So that was the effort and that was the thing I desperately wanted it. मुझे क्यों नहीं आ रहा है ये सब्जेक्ट, नहीं मुझे सबके, आई वॉन्ट टू बी लाइक एवरीवन एल्स, मे बी बेटर देन देम, इसलिए। अच्छा, तो ये कहाँ से आपको अंदर से मोटिवेशन आया कि आई हैव टू डू माय बेस्ट? ये थोड़ा सा फनी लगेगा, बट मेरे पापा क्या बोलते थे, तुम एक लड़की हो, आई एम सेंडिंग यू आउट, अगर तुमको पढ़ना है, तुमको पढ़ने का मन है, तुम जहां तक मेरिट सीट लेके आओगे मैं तुमको पढ़ाऊंगा, नहीं तो घर में बिठाऊंगा, शादी करके भेजूंगा। अच्छा। तो मुझे डर था शादी करने का, नहीं करना था मुझे इतना जल्दी। अच्छा। तो इस डर से मैं पढ़ती थी, नहीं मुझे पढ़ना है, पढ़ने से मेरिट आएगा, फिर मेरा पापा मुझे बाहर भेजेंगे, मुझे वर्ल्ड को देखना है, हॉस्टल में रहना है, एक्सप्लोर करना है, क्या क्या है, घर में बैठ के तो कुछ नहीं देख सकती हूँ। सो इसलिए मैं ज्यादा एफर्ट लगाना शुरू की, बट फिर से वो आदत हो गया ऐसा सब चीज में एफर्ट लगाना। अच्छा, तो आगे आपका क्या इरादे हैं कि आप क्या प्लान करती हैं आप इसके बाद? इंशाल्लाह मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ, इसके लिए अभी से मतलब कोचिंग शुरू की हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है क्लिनिक और कोचिंग को मैनेज करना, बट मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे गैप भी नहीं देना था। अगर मैं अभी गैप दे के मैं पढ़ाई करूँ सिर्फ, तो मेरा क्लिनिकल टच चला जाएगा, मुझे सीखना है, तो इसलिए मैं क्लिनिक में काम कर रही हूँ। वहाँ से मेरा जो सीनियर डॉक्टर है, डॉक्टर शिव कुमार पीवी, वो भी 22 ईयर्स के एक्सपीरियंस के हैं, तो बहुत अच्छे से सिखाते हैं। तो उसके बाद अगर अनफॉर्चुनेटली जो भी मुझे नहीं मिला मास्टर्स, क्योंकि बहुत कम सीट्स है, उसमें भी मेरिट और भी कम है, 100 सीट्स होंगे शायद मेरिट, तो अगर नहीं मिला तो मैं फेलोशिप के बारे में सोच रही हूँ, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री या जो भी बहुत सारा फेलोशिप कोर्सेस है। उसके बाद मैं क्लिनिक भी खोल सकती हूँ, ये भी एक ऑप्शन है। हमेशा लाइफ में ना एक ऑप्शन रखना चाहिए, बट इफ नॉट दिस देन व्हाट, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड ना। लोग डिप्रेस हो जाते हैं, नहीं मिला तो क्या, तो ऑप्शन बी भी एक रखना चाहिए। मास्टर्स करना है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिनेंशियल स्टेटस भी देखना चाहिए उस टाइम, फैमिली का क्या होगा, क्योंकि मास्टर्स करना इट टेक्स लॉट्स ऑफ मनी, इवन विद मेरिट इट टेक्स लॉट्स ऑफ मनी। सो इफ नॉट दैट देन मे बी आई विल गो फेलोशिप्स और क्लिनिक ऐसा। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि आप बता रही थी कि आप एक छोटे से कस्बे से आती हैं, और फिर यहाँ आपकी फैमिली ने आपको इतनी दूर बेंगलोर भेजा पढ़ने के लिए, तो आप क्या चैलेंजेस फेस की, यहाँ पे क्या मुश्किलात पेश आई आपको? पहले चैलेंज था फैमिली को कन्विंस करना। पहले ये होता है कि अगर आप मतलब पढ़ने जा रहे हो मेडिकल जैसे फील्ड में, तो बहुत साल लग जाते हैं, तो लड़कियों का फैमिली वेट नहीं करते हैं उतना साल, तो क्यों इतना पढ़ना है, उसके बाद भी लड़का मिलना मुश्किल होगा, ये सब चैलेंजेस भी आते हैं उन लोगों को, तो उनको कन्विंस करना पहला बात है। उसके बाद
फैमिली को जो भी रिलेटिव्स है वो लोग बोलते हैं लड़की को मत भेजो, बहुत पता नहीं क्या क्या होगा एंड ऑल। तो योर पेरेंट्स शुड बी वेरी सपोर्टिव। उनको उन चीजों को इग्नोर करके आपके ऊपर भरोसा रखे भेजना एक बात है, बहुत बड़ी बात है। जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं एक छोटे सा कम्युनिटी बिलोंग करती हूँ, ब्यारी कम्युनिटी बोल के। तो वहाँ पे लड़कियों को पढ़ना, वो भी डॉक्टर बनना, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर देम ऑल्सो। नाउ दे आर सेंडिंग, दे हैव बिकम मोर अवेयर, दे आर सेंडिंग देयर डॉटर्स। बट when the time when I was coming, I didn't know anyone who came from there. Only hardly 1 or 2 people who became doctor girls. वो भी बैंगलोर आके पढ़ना, बैंगलोर जाना is only a very big thing. तो जब मैं यहाँ पे आ गई तब भी फैमिली से दूर, यहाँ पे पता नहीं है, बहुत डिफरेंट है मेरा प्लेस है यहाँ। इन लोगों के साथ मिलना, एडजस्ट करना बहुत बड़ी बात है। बट यू शुड बी ओपन माइंडेड भी होना चाहिए। लोगों को, लोग जैसे रहते हैं उनके जैसे उनको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। उन लोगों ने भी मुझे भी एक्सेप्ट किया और एवरीवन हेल्प मी ऑल्सो नो। देन आई स्टार्टेड लर्निंग सिटी लाइफ कैसे होता है, यहाँ पे कैसे बैलेंस करना। गांव में कुछ नहीं रहता है ना, घर पे बैठेंगे, पढ़ेंगे, फिर स्कूल जाएंगे आएंगे। बट यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस। So I always kept reminding myself why I came here. That is one thing every time. Sometimes there were times when I used to write in some paper or things or print and then stick on my walls and keep saying this is why you came, and some good quotes. So that these small things give you motivation. And difficulties come when I'm very low. I go in a different way. I listen to all God's songs and go in a different path. Then I come out again. So it's all a cycle. So we need to keep balancing out. बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खुद मोटिवेट हो रही हूँ आपकी बातें सुन के। तो हमारे व्यूअर्स को और हमारे तलबा और तालिबात को और उनके पेरेंट्स को आप क्या मैसेज ऑफ मोटिवेशन देना चाहती हैं? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बच्चों को घर पे ही मत रखो, लड़कियों को स्पेशली। मेरे को देख के एक भी लड़की जो मेरे कम्युनिटी में है या जो भी है घर पे बैठ के इसको देख रहे हैं, इंस्पायर हो जाएगी कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी सबको कन्विंस करके बाहर आके कुछ करना है। तो आई विल बी वेरी हैप्पी। डोंट कीप योर गर्ल्स रेस्ट्रिक्टेड। अगर अभी जो भी दुनिया है इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। सेंड योर गर्ल्स आउट। अगर आप नहीं भेजोगे तो उनको कुछ नहीं पता चलेगा, वो लोग गुम हो जाएंगे इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो बी दैट सपोर्टिव स्टैंड टू देम। माई पेरेंट्स वे देयर फॉर मी। मैं आपके सामने ऐसे बैठ के बात कर रही हूँ अभी इतना कॉन्फिडेंटली, तो इसके रीजन है मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मुझे पार्टिसिपेट करने का सब चीज में। दे गेव मी परमिशन, दे सेंड मी हियर एंड दे बिलीव्ड इन मी। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप भी आपको बच्चों को ऐसे देखना चाहते हो तो यू ऑल्सो हैव टू डू समथिंग। बी विद देम, सपोर्ट देम एंड बिलीव इन देम। तो नाज़रीन, जैसे हमना बता रही हैं कि हाँ, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों से बात करें, उनको समझाएं और उनकी भी ख्वाहिशात क्या हैं पढ़ाई के सिलसिले को लेकर, आगे वो क्या करना चाहते हैं, उनकी भी मर्ज़ी को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों की मोटिवेशन करें और उनकी काउंसलिंग करें, ताकि हमारे बच्चे मतलब गोल्ड मेडलिस्ट हों और दुनिया में और कामयाब हों। तो आज का यही बस गुफ्तगू था। और भी हम इसी तरह के नौजवान तलबा और तालिबात जो फील्ड्स में आला तालीम बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं अपना टैलेंट को, तो हम उनको यहाँ पर बिठाकर उनकी एक्सपीरियंसेस को, उनके तजुर्बात को सामने लाएंगे। अगर आपको हम लोग का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि और भी बच्चे मोटिवेट हो जाएं, और इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें।